Your time starts now. तो हाँ जी। तो आज मैं आप सबको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के बारे में बताना चाहूंगा, और हिंदी भाषा में। तो आज हम पहले शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ से। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले परिचय माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के लिए, उसके बाद एटियोलॉजी और कारण, पैथोलॉजी और तंत्र, जांच और निदान के तरीके, नैदानिक अभिवक्ताओं और उपचार के विकल्प। तो हम पहले शुरू करेंगे परिचय से। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया का परिचय। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया लाल रक्त के कोशिकाओं की विशेषता है, जो सामान्य से छोटी होती हैं और हिमोग्लोबिन सामग्री को कम करती हैं। यह स्थिति पूरे शरीर में ऑक्सीजन वितरण को प्रभावित करती है, जिससे थकान और कमजोरी जैसे लक्षण पैदा होते हैं। समय पर निदान और उपचार के लिए इसके कारणों, प्रकारों और नैदानिक विशेषताओं को समझना आवश्यक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाल रक्त है वो कैसे फीका पड़ चुका है। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाल रक्त, यहाँ पे मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया है यहाँ पर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो लाल रक्त है वो छोटे हो चुके हैं और उनके साइज जो है वो कम हो चुके हैं। अब हम आते हैं इसके एटियोलॉजी और कारण पे। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मुख्य रूप से लोहे की कमी, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में आयरन डिफिशियंसी, अनुवांशिक विकारों और पुरानी बीमारियों से उत्पन्न होती है। प्रमुख में अपर्याप्त आहार, लोहा और पुरानी रक्त होने और बिगड़ा हुआ अवशेषण की वजह से, अवशेषणों की वजह से यह थैलेसीमिया जैसी अनुवांशिक स्थितियों में भी देखा जाता है। पुरानी सूजन की स्थिति और लोहे की चयापचय के बदले की वजह से भी ये देखा जाता है। तो आप इन फोटो में देख सकते हैं कि उस बच्चे को कैसे थैलेसीमिया की वजह से भी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया हो चुका है। तो इसमें और भी चीजें हैं, पर्यावरण और पोषण संबंधी कारक भी इसके विकास में मदद करते हैं। और लोहे की कमी से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया कि आयरन की कमी की वजह से यहाँ पे छोटे और फीके आरबीसी पेरिफेरल ब्लड स्फीयर में देखे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका पैथोलॉजी और तंत्र। अब पैथोलॉजी और तंत्र, इंग्लिश में बोला जाता है उन्हें पैथोलॉजी और उसके मैकेनिज्म्स। तो एनीमिया दोषपूर्ण हिमोग्लोबिन उत्पादन के परिणाम स्वरूप होते हैं। रंग वाली छोटी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। आयरन की कमी, हीम संश्लेषण से ये होते हैं। और जबकि अनुवांशिक उत्पन्न थैलेसीमिया में ग्लोबिन श्रृंखलाओं की वजह से भी ये देखी जाती है। पुरानी सूजन, लोहे के अनुक्रमण और इन सब की वजह से एरिथ जिसमें जिसमें हिंदी में इन्हें बोला जाता है आयरन सिक्वेस्ट्रेशन, उसकी वजह से ये देखी जाते हैं। उनके करने के कारण से ये, मतलब आप देख सकते हैं कि आयरन सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखा जाता है। तो इन तंत्रों की वजह से समझना, लक्षित उपचार और रणनीतियों का मार्गदर्शन हमें करना चाहिए। अब हम दूसरे स्टेज पे आएंगे, जो कि है निदान और प्रबंध, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। जांच और निदान के तरीके, विच इज इन इंग्लिश इनको बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस्टिक मेथड्स। निदान में रक्त परीक्षण, जैसे पूर्ण रक्त गणना, सीरम फेरिटिन और आयरन अध्ययन शामिल है। परिधीय रक्त धब्बा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक लाल कोशिकाओं को प्रकट करती है। विशेषण परीक्षणों में थैलेसीमिया के लिए हीमोग्लोबिन और पुरानी बीमारी एनीमिया के लिए भड़काऊ मार्कर शामिल है। लोहे के भंडार और एरिथ्रोपॉय जैसे की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जटिल मामलों में ये परीक्षा का आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इस फ्लो चार्ट में ये बना हुआ है। तो इसमें एक सीरम आयरन प्रोफाइल बना हुआ है, जिसमें कि आयरन और टीआईबीसी, जिसको बोला जाता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी,
दिखाई जाती है, जिसमें कि आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया की वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया कैसे देखा जाता है कि आयरन की कमी, सीरम आयरन और सीरम फेरेटिन की कमी की वजह से, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की बढ़त की वजह से। क्योंकि अगर आयरन की डिफिशिएंसी है, अगर आयरन कम है खून में, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी तो उसको मिल नहीं रहा है, वो खून में आयरन नहीं मिल रहा है, तो उससे भी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया हो रहा है। और जेनेटिकली अगर देखा जाए तो थैलेसीमिया अब नॉर्मली देखा जाता है, थैलेसीमिया की वजह से बीटा थैलेसीमिया, जैसे मैंने आपको पिछले पिक्चर में भी दिखाया कि उस बच्चे को कैसे बीटा थैलेसीमिया था, तो उसको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया भी था। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। नैदानिक अभिविक्ताओं और उपचार के विकल्प, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो हाइपोक्सिया के कारण आमतौर पर थकान, पीलापन और सांस लेने में तकलीफ आ जाती है मरीज को। उपचार कारण में लक्षित होता है ये आयरन की खुराक, विच इज कॉल्ड एज आयरन सप्लीमेंटेशन, या थैलेसीमिया के लिए रक्त आधन, जिसको बोला जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और चिलेशन। और पुरानी बीमारियों में सूजन का प्रबंधन, जिसके लिए आप दवाइयाँ खाते हैं। जटिलताओं को रोकने और जीवन की गुणवत्ताओं में सुधार के पोषण संबंधी सहायता और निगरानी आवश्यक है। तो इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आप कैसे इन चीजों से कैसे कैसे आप हाइपोक्सिया को ट्रीट करेंगे। इसमें आप कैसे आयरन को ट्रीट करेंगे। अगर किसी को आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है, उसकी वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया है, तो आप आयरन सप्लीमेंटेशन देंगे। अगर उनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उन्हें थैलेसीमिया है, तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन और किलेशन करेंगे। अगर उनको सूजन है तो आप उन उस हिसाब से उनको दवाई देंगे। तो इन सब चीजों के लिए ये सब चीजें आवश्यक है। हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम आ जाएंगे निष्कर्ष पे, जिसको बोला जाता है कंक्लूजन। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया का प्रभावी प्रबंधन कीटक निदान और अंतरंगिक कारण को समझने पर निर्भर करता है। इटियोलॉजी, पैथोलॉजी और नैदानिक प्रस्तुति में अंतर का पहचानना उचित हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करती है। प्रारंभिक उपचार रोगी को परिणाम में सुधार करता है और इस सामान्य एनीमिया प्रकार में जुड़ी रंगड़ता में को कम करता है। प्रबंधन के लिए बहुविषयक देखभाल की अक्सर आवश्यक है। तो इससे ये पता चलता है कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया पूरी तरीके से आपकी डाइट पर भी निर्भर करता है। और इससे ये भी पता चलता है कि आपको किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, किस तरीके से आपको किस चीजों से आपको उसको ट्रीट करना है, और कैसे उसका निदान करना है, उससे कैसे लड़ना है। धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।